हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन वर्क पावर एनर्जी में लेक्चर नंबर 5 देखने जा रहे हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कि यूं ही जय जयकार नहीं होती, यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए, वर्क पावर एनर्जी में मैंने लास्ट क्लास में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी स्प्रिंग की। किसकी पोटेंशियल एनर्जी? स्प्रिंग की। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती कितनी है? U इक्वल टू 1/2 kx²। ये होती थी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। क्या समझ में आया नहीं आया? और ग्रेविटेशनल की पोटेंशियल एनर्जी होती थी mgh। एक बात तो मैं समझ में आ गई कि पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग फोर्सेस के लिए अलग तरीके से डिफाइन होती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ये स्प्रिंग फोर्स के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है। कैसे फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होती है। उसके बाद मैंने मैकेनिकल एनर्जी बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। टोटल एनर्जी होती है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? बॉडी के पास अगर कोई वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, मतलब बॉडी मोशन में होगी, तो मोशन के वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। और सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन या सिस्टम की पोजीशन चेंज करने पर पोटेंशियल एनर्जी आती है। क्या आती है? पोटेंशियल एनर्जी आती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। तो ये बातें हो चुकी थी। इसके बाद मैं एक बात बताता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा बना था स्प्रिंग के लिए। आ जाओ फटाक से मेरे साथ एक सिचुएशन ड्रॉ करो फटाफट फटाफट। कि आपके पास ये एक स्प्रिंग है और उसको मैंने एक एम मास से टाई कर दिया। कितने मास से? एम मास से टाई कर दिया। अब कॉन्सेप्ट समझना, मजा आ जाएगा। एम मास से टाई कर दिया। इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी। इनिशियली स्प्रिंग कैसे थे? नेचुरल लेंथ में। अब मैंने क्या किया, सबको विजिबल है ना, देखने को सबको विजिबल है? यस, गुड। अब क्या किया, स्प्रिंग थी नेचुरल लेंथ में। स्प्रिंग कैसे थी? नेचुरल लेंथ में, ना कंप्रेस थी ना एलोंगेटेड थी। अब मैंने इसको कंप्रेस किया। इसको मैंने क्या किया? कंप्रेस किया। आप समझने की कोशिश करना। इस स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया एक्स तक। कहां तक कंप्रेस किया? एक्स तक। यहां तक कंप्रेस किया। तो स्प्रिंग क्या हुआ? स्प्रिंग वापिस जैसे ही कंप्रेस हुई, इसके बाद ऐसे कंप्रेस होगी, ऐसे एम मास यहां आ गया। अब स्प्रिंग वापस झटके के साथ वापस जाएगी। किधर जाएगी? वापस जाएगी। जब ये वापस जा रही होगी तो इसके पास कोई ना कोई स्पीड होगी, मतलब कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। थोड़ी देर बाद क्या सिचुएशन हो जाएगी, देखना ऐसे होगी। इस पे ये जब अपनी नेचुरल लेंथ पे गया होगा तो इसका मास m होगा और इसकी स्पीड इस तरफ होगी। यस और नो? इसकी स्पीड मान लो v इस तरफ है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ होगा, ये स्प्रिंग वापस इस नेचुरल लेंथ से आगे चली गई होगी। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग आगे जाएगी। स्प्रिंग क्या करेगी? आगे जाएगी। मतलब स्प्रिंग एलोंगेटेड होगी। स्प्रिंग क्या होगी? एलोंगेटेड। क्या मेरी बातें ये समझ में आ रही है नहीं आ रही? फाइनली ये स्प्रिंग रुक जाएगी, मतलब इसका v जीरो हो जाएगा। इसका v क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और स्प्रिंग अगेन स्ट्रेस होगी। जितना दबाया था, लेट से दिस इज x मैक्सिमम, मैक्सिमम x मैक्स दबा दिया, तो ये x मैक्स एलोंगेट भी हो जाएगी। क्या समझ में आया नहीं आया? अगर सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, अगर सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, अगर मैं इस सरफेस पे फ्रिक्शन कंसीडर ना करूं, फ्रिक्शनलेस यानी कि स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है फ्रिक्शनलेस, स्मूथ सरफेस है, तो क्या हुआ होगा सिचुएशन समझना। एम मास को मैंने यहां से दबा के छोड़ दिया तो ये वापस इस साइड जाएगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। क्या समझ में आया नहीं आया? ये पार्टिकल को मैं ऐसे दबाया और छोड़ दिया तो ये सिस्टम ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। यस और नो? अब देखो, बातें समझना कि हुआ क्या होगा। मैंने इसको ऐसे दबाया तो स्प्रिंग में आई पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक्स मैक्सिमम दबाया ना, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? वर्क करेगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि जब नेचुरल लेंथ में आएगा पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। और x कहां से? नेचुरल लेंथ से। x कहां से? नेचुरल लेंथ से। तो वापस नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा तो x जीरो, तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इस सिस्टम को आगे दौड़ाएगी।
अब ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, फिर से वापस स्प्रिंग में एनर्जी आ जाएगी। फिर क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में, मतलब वापस थोड़ी देर बाद जब आएगा तो इस साइड वेलोसिटी v हो जाएगी। अच्छा, तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, मतलब इस पूरे सिस्टम की नेट एनर्जी कंजर्व्ड है, नेट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व क्यों बोला, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, आ जाओ फटाक से ये चीज समझाता हूं, ये चीज समझाता हूं, ठीक है। तो आ जाओ फटाक से, क्या लिखोगे, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग कितनी होगी, यू इनिशियल इक्वल टू 1/2 के एक्स मैक्स का होल स्क्वायर। मैक्सिमम एक्स एम का मतलब मैक्सिमम एक्स कितना दबा सकते हो, मैक्सिमम उतना एक्स एम का होल स्क्वायर। दिस इज आई का मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। अब क्या होगा, व्हेन आपने इस ब्लॉक को रिलीज कर दिया तो ये क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। एज ब्लॉक इज रिलीज, एज यहां ब्लॉक या बॉडी, इसको बोलते हैं ब्लॉक। एज ब्लॉक इज रिलीज, एज ब्लॉक इज रिलीज, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी, ठीक। जैसे ये वापस नेचुरल लेंथ पे आएगा, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। जहां नेचुरल लेंथ होती है ना, उसको कौन सी पोजीशन बोलते हैं, मीन पोजीशन, मतलब जिसके अबाउट ये आगे पीछे होता है। समझने की कोशिश करना। ये देखिए, ये नेचुरल लेंथ है, इसके स्प्रिंग इस साइड, ब्लॉक इस साइड जाएगा, स्प्रिंग दबेगी, वापस इस साइड जाएगा, ब्लॉक खींचेगी। इस जहां मिडल वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन समझने की कोशिश करना, इसके इस साइड भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा, जितना इस साइड जाएगा उतना उस साइड जाएगा, तो इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। कैसी पोजीशन, मीन पोजीशन। और फाइनली यहां तक जाता है, तो इस दोनों पोजीशन को और इसमें यहां तक दबता है, इन दोनों पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। कैसी पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसे नाम होते हैं। एक होती है मीन पोजीशन और दूसरी होती है एक्सट्रीम पोजीशन। सबको दिख रहा है, विजिबल है, यस। एक होती है मीन पोजीशन और दो होती है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, यहां तक, तो एक्सट्रीम पोजीशन। मैक्सिमम कहां तक दब सकता है, यहां तक, तो इसको भी बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, देखना, क्योंकि पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो यहाँ की पूरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो समझना कि एज ब्लॉक इज रिलीज पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब समझना, यहां पे होगा नेचुरल लेंथ पे, तो पूरी की पूरी when block is at mean position, जब ये मीन पोजीशन पे होगा तो इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि x 0, मीन में क्या है, नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग की कौन सी लेंथ है, नेचुरल लेंथ। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, u इनिशियल इक्वल टू 1/2 के एक्स एम का होल स्क्वायर। ये पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, 1/2 mv स्क्वायर। क्या समझ में आया नहीं आया? तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, 1/2 से 1/2 गया, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर, ये वाला m नीचे आ गया, तो k/m x मैक्सिमम का स्क्वायर। कुछ समझ में आया नहीं है? तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ k/m x मैक्स, क्योंकि x मैक्स का स्क्वायर है ना, हट गया, तो ये आ जाएगी v की वैल्यू। तो इसके बाद वापस काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, वापस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। और ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा अगर सरफेस स्मूथ है। अगर सरफेस कैसी है, स्मूथ है। अगर यहाँ फ्रिक्शन होता तो क्या होता, फ्रिक्शन क्या करता, एनर्जी लॉस करवाता और फाइनली सिस्टम डैम्प होने के बाद रुक जाता। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? फिर से इस चीज को देख लो, तो v की वैल्यू, v मैक्सिमम, v क्या, मैक्सिमम। ओके,
एक मैं बात करता हूं, अगर पार्टिकल ना मेन पोजीशन पे ना एक्सट्रीम पोजीशन पे, अगर कहीं बीच में होगा तो क्या होगा, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। सोचो अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं यहां पे, तो यहां पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि यहां से कुछ एलोंगेटेड भी है और इसके पास अभी भी स्पीड जीरो नहीं हुई। स्पीड जीरो कब होती है, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। कौन सी पोजीशन पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये चीज नोट कर लो फटाफट सारे बच्चे ये नोट कर लो, ये चीज नोट कर लो। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दोनों का, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। अच्छा, स्प्रिंग में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसे वेरी करता है। देखिए अगर मैं यहां पे मैं मेन पोजीशन ले लूं तो क्या होगा, क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फटाक से लिख लो 1/2 mv², 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 kx²। अच्छा, अगर मैं x और पोटेंशियल एनर्जी Pe का ग्राफ ड्रॉ करूं, इधर लिया मैंने y एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी और यहां पे ले लिया x क्या है, पोजीशन, और ओरिजिन मैंने कंसीडर किया, ये ओरिजिन है ना O, इसको मैंने कंसीडर किया मेन पोजीशन। कौन सी पोजीशन, मेन पोजीशन। समझने की कोशिश करना, मेन पोजीशन का मतलब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। स्प्रिंग कहां पर है, अपनी नेचुरल लेंथ पे। जो नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो। तो नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो, क्योंकि x जीरो, जैसे x जीरो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, x जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अच्छा, जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो क्या हुआ होगा, ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी x² का प्रोपोर्शनल है। अगर ग्राफ इसको मैं y कंसीडर करूं तो y बराबर इलेक्ट्रिसिटी चलेगी वेट। सबको विजिबल है। अच्छा, आ जाओ, मैं बात कर रहा था कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को y कंसीडर करूं, मतलब y एक्सिस पे, तो y बराबर कुछ 1/2 k क्या है, ये कुछ कांस्टेंट है, यानी कि y बराबर अगर ax² समझो, सम कांस्टेंट इनटू x², तो ये पैराबोला का ग्राफ है, y प्रोपोर्शनल टू x²। मतलब x की मैं पॉजिटिव वैल्यू लूं या नेगेटिव वैल्यू लूं, y ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि -1 लूंगा तो -1 का स्क्वायर +1, और +1 लूंगा तो 1 का स्क्वायर 1। मतलब x की प्लस और -2 वैल्यू पे y पॉजिटिव आएगा, मतलब ये पैराबोलिक ग्राफ है। और अगर x² के पास में पॉजिटिव है, x² के आगे क्या है, पॉजिटिव, तो सीधा कटोरा, मतलब ऐसे बनेगा ग्राफ, ऐसे। क्या आपको ये चीज समझ में आई नहीं आई, थोड़ा ग्राफ टेढ़ा बन गया, ऐसा हो गया, भाई 1 मिनट रुक जाओ, ऐसा, ठीक है, ये चीज आप समझ गए, ठीक है, खराब हो गया, ऐसा ग्राफ बन। और ये कब तक होगा, देखो यहां तक x मैक्स तक, इस साइड xm होगा और पोजीशन इस साइड है तो -xm हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -xm हो जाएगा इस साइड। अब समझो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, आपने स्प्रिंग को इस साइड दबाया तो v जीरो कब था, एक्सट्रीम पोजीशन पे। आप समझो कि ऐसा कुछ हो रहा है, अगर मैं इसको बोल दूं एक्सट्रीम पोजीशन EP और इसको भी बोल दूं एक्सट्रीम पोजीशन EP और दिस इज द मेन पोजीशन, तो मेन पोजीशन से स्प्रिंग को यहां दबाया था तो स्प्रिंग वापस इस साइड जाएगी तो यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मतलब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी होगी, और इस साइड वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो, सोचो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन है कौन सी, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। सोचो काइनेटिक एनर्जी यहां पे जीरो और यहां पे भी क्या, जीरो। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब x जीरो होगा। तो समझो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहां पे होगी, इस पॉइंट पे। सोचो अब मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूं, फिर से देखना, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ
ऐसा कुछ बनेगा। समझ में आया नहीं आया? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। सर ये कैसे बनाया? फिर बताता हूं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसे क्यों बना। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या था? 1/2 mv², 1/2 mv²। और समझो कि v मिनिमम कितना होगा? 0। जब v 0 होगा यहाँ पे और यहाँ पे v 0, तो काइनेटिक एनर्जी इन दोनों पॉइंट पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इन दोनों पॉइंट पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अपन यहाँ बना रहे ग्राफ v और x का। यहाँ पे ग्राफ किसका बना रहे अपन? v और x का, मतलब काइनेटिक एनर्जी और x का, काइनेटिक एनर्जी और x का। काइनेटिक एनर्जी और v का ग्राफ नहीं बना रहे अपन, काइनेटिक एनर्जी और x का ग्राफ बना रहे। जैसे जैसे x वेरी करेगा काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रहेगी। फिर से देख लो इस चीज को, ये चीज कई बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, ये चीज नहीं समझ में आई होगी बहुत सारे बच्चों को। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसे क्यों बना? याद रखो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब x 0 होगा, क्योंकि तभी तो मैक्सिमम स्पीड होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे। सोचो टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सोचो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व। टोटल एनर्जी कैसे कंजर्व रहेगी? समझने की कोशिश करना कि काइनेटिक एनर्जी जब 0 होगी तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। स्प्रिंग की टोटल एनर्जी क्या रहती है? ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। तो ये वाला लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी E, या टोटल एनर्जी लिखा जाता है इसको E। E हमेशा कांस्टेंट रहती है। E क्या रहेगी? कांस्टेंट। ये ग्राफ देख लो, ग्राफ नहीं समझ में आया तो बार बार कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके रिपीट मारो। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कौन सा है? ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, हाफ ऑफ x² वाला। दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसे करके ऐसे देखो देखो देखो, ये देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गया ना, ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का। और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे उल्टा कटोरा है ना, उल्टा कटोरा, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। दिस इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? और ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, ये वाली है तुम्हारी टोटल एनर्जी E कांस्टेंट। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? यस और नो? तो ये चीज दिमाग में रखना, ये चीज दिमाग में रखना। चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। ये ग्राफ याद होना चाहिए। कभी भी ग्राफ ड्रॉ करने को बोलो तो ये ग्राफ याद होना चाहिए। हाँ, तो यहां तक बात हो गई कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनता है स्प्रिंग के केस में। किसके केस में? स्प्रिंग के केस में। तो चलिए आगे बढ़ते अपन एग्जाम्पल नंबर 6.3, जो कि होमवर्क था आपका। सॉल्व एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। 6.3, 6.4 एंड 6.5 डिस्कस करते हैं। टेस्ट में ये पूछे जा सकते हैं, पहले बोल रहा हूं टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 6.3 एग्जाम्पल 6.3 फटाक से ओपन कर लो। 6.3 बोल क्या रहा है कि साइक्लिस्ट कम्स टू ए स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। A cyclist comes to a skidding stop in 10 meter. During this process, the force on the cycle due to the rod is 200 Newton and is directly opposed to the motion. Okay. How much work does the rod do on the cycle? अच्छा, और सेकंड पार्ट पूछ रहा है how much work does the cycle do on the rod? Okay, okay. एक साइक्लिस्ट है, एग्जांपल 6.3 की बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 6.3। आपके पास एक साइक्लिस्ट है, ठीक है, एक साइक्लिस्ट है और वो स्केट करके 10 मीटर में स्टॉप हो जाता है। कितने मीटर में स्टॉप हो जाता है? 10 मीटर। ठीक है, ये साइक्लिस्ट है। ठीक है, साइकिल बनाने से कोई फायदा है नहीं, पर फिर भी ऐसे फील के लिए। अच्छा, ये 10 मीटर में स्टॉप हो जाता है। कितने मीटर में स्टॉप कर जाता है? 10 मीटर में। अच्छा, इसको रोका किसने होगा? रॉड के फ्रिक्शन में। तो हमेशा फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है। साइकिल में फ्रिक्शन किधर लग रहा है? पीछे की तरफ। कितना लग रहा है? 200 न्यूटन। अपोज बोल रहा है ना, अपोज डायरेक्शन में, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल आगे की तरफ चल रही है। अच्छा,
ये 10 मीटर के बाद रुक जाती है, साइकिल इस पॉइंट पे आके रुक जाती है, मतलब साइकिल की फाइनल स्पीड 0। इनिशियल स्पीड लेट से u थी, यहाँ पे साइकिल की इनिशियल स्पीड कितनी थी, u थी। 10 मीटर स्पीड की और साइकिल रुक गई, और 200 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स पीछे की तरफ लगा साइकिल पे। किसने लगाया, रॉड ने। किसने लगाया, रॉड ने। तो यहां पे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जब भी ऐसे सवाल हो कि फोर्स दे रखा हो और डिस्टेंस दे रखी हो, वर्क डन निकाल दोगे। और यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो कहीं ना कहीं इसमें वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस लगा सकते हो, तो यहाँ पे u भी निकाल सकते हो। लेकिन सवाल में इसने कुछ और पूछा है। सवाल में पूछा है कि हाउ मच वर्क डज द रॉड डू ऑन साइकिल। रॉड ने इस पे फोर्स लगाया पीछे की तरफ, साइकिल पे रॉड ने किस तरफ लगाया, पीछे की तरफ, तो साइकिल रॉड पे आगे की तरफ लगाएगी, साइकिल उतना ही फोर्स लगाएगी और आगे की तरफ लगाएगी। लेट्स से इसको मैं बोल देता हूं F, क्या बोल देता हूं F, या फिर F डैश क्या होगा, F डैश होगा फोर्स अप्लाइड बाय द साइकिल ऑन द रॉड, फोर्स अप्लाइड by the cycle on the rod, okay, rod पे। और this force is force applied by the rod on the cycle, okay, यहां तक सबको सही दिख रहा है। अब ये फोर्स यहां तक गया, सोचो फोर्स पीछे की तरफ एंड डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन, ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, वर्क डन इक्वल टू F डॉट डी, डॉट का मतलब क्या हो जाएगा, cos थीटा, F d cos थीटा। बच्चे ने बोला यस, F कितना, F है तुम्हारा 200 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना, आगे की तरफ 10 मीटर, cos थीटा कितना 180 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1 होता है, इसलिए वर्क डन आ जाएगा -2000 जूल। तो ये वर्क डन बाय रॉड ऑन द साइकिल, सेकंड पार्ट बी पार्ट पूछा इन्होंने। बी पार्ट क्या पूछा कि हाउ मच वर्क डज द रॉड साइकिल डू ऑन द रॉड, कि साइकिल रॉड पे कितना वर्क करेगी। तो साइकिल ने रॉड पे फोर्स कितना लगाया, आगे की तरफ 200 न्यूटन, अरे एक्शन रिएक्शन, तो आगे की तरफ 200 न्यूटन। लेकिन जैसे साइकिल ने आगे की तरफ 200 न्यूटन लगाया, क्या रॉड कोई आगे थोड़ी खिसक रही है, साइकिल आगे जा रही है, रॉड तो आगे नहीं जा रही है, मतलब ये फोर्स का कोई इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे फोर्स लगेगा तो इस पॉइंट का भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड। भले आपने फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड। ऐसा थोड़ा है कि रॉड आगे चली गई। सो वर्क डन इक्वल टू कितना आएगा, 0। वर्क डन कितना आ गया, 0, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए वर्क डन क्या आया, 0 आया। तो इन्होंने लिख लिया कि फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ एन एक्शन एंड equal and opposite force act on the rod due to the cycle and its magnitude is 200 Newton. However, the rod undergoes no displacement. यहाँ पे rod का no displacement होता है, thus work done by cycle on the rod is 0. Work done by cycle on the rod is कितना, 0. तो यहाँ एक अच्छी बात बोली है कि the lesson of this example is that though the force on a body A exerted by the body B is always equal and opposite to that on B by A. अच्छा, जितना साइकिल पे रॉड ने फोर्स लगाया उतना ही फोर्स साइकिल ने रॉड पर लगाया। अबे यार, एक्शन रिएक्शन, फोर्स बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन उतना इक्वल एंड अपोजिट वर्क नहीं हुआ। कहने का मतलब इस एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग था कि 2000 जूल इस रॉड ने साइकिल पे किया, तो साइकिल रॉड पे 2000 जूल करे ये कोई जरूरी नहीं है। देखो यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ कितना 2000 आ रहा है, तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, ये चीजें समझना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते, आपको मैं अगर साइकिल का मास दे देता ना, अगर साइकिल का मास, तो यहाँ पे u भी निकाल सकते थे। कैसे निकालते, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कितना आ जाता, -200। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझे नहीं समझे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन वर्क डन करता, -2000 जूल लिख लेता,
इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि बॉडी रुक गई है। के फाइनल माइनस के इनिशियल होता ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल जीरो, इनिशियल कितनी हो जाती है 1/2 m इंटू यू स्क्वायर। अगर मास गिवन होता तो आप u भी निकाल सकते थे। u का मतलब इनिशियल स्पीड ऑफ द साइकिल, साइकिल की इनिशियल स्पीड भी कैलकुलेट की जा सकती है। तो 6.3 हो गया। आगे बढ़ते 6.4 की तरफ। 6.4 क्या बोलता है कि इन बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन ए पुलिस ऑफिसर फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। पुलिस वाला बुलेट जो फायर करता है उस बुलेट का मास कितना है 50 ग्राम, विद स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। द बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। 6.4 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, कोई टफ थोड़ा ही है, इजी है। 6.4 कैसा क्वेश्चन है, इजी है। एक पुलिस वाला है, वो बुलेट फायर करता है। यहां पे एक प्लाईवुड का टुकड़ा है, ऐसे समझो, लकड़ी का टुकड़ा है, और यहां से बुलेट आ रही है, ऐसे बुलेट आ रही है, ठीक है, बुलेट आ रही है। बुलेट का मास कितना दे रखा 50 ग्राम। बुलेट का मास कितना ग्राम 50 ग्राम। और बुलेट की स्पीड कितनी दे रखी इन्होंने, बुलेट की स्पीड u लेट से, और u की वैल्यू कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड। एक काम करो, मास को किलोग्राम में बदल दो, तो मास ऑफ बुलेट इक्वल टू 50 अपॉन 1000, तो ये क्या हो गया केजी में बदल गया। किसमें बदल गया, केजी में बदल गया। ओके, और क्या क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है कि ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। इसकी थिकनेस कितने सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। इसकी थिकनेस दे रखी 2 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदल दो 2/100 मीटर। ओके, सब कुछ ऐसे यूनिट में बदल दो। द बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहां पे बुलेट जो बाहर निकलती है ना, तब थोड़ी, अरे यार सोचो यहां से फ्रिक्शन मिला होगा, तो यह बहुत फास्ट होगी, तो यहां इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चेक करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, इनिशियल का मतलब क्या, पहले, अंदर घुसने से पहले, 1/2 m इंटू यू स्क्वायर। तो 1/2 m कितना 50/1000 इंटू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर कितना 20 का 200 का स्क्वायर, तो 200 इंटू 200। सोचो 50/1000 था ना, ये 3 जीरो से, ये 2 जीरो और 3 जीरो गया, इस 2 से ये 2 गया, पीछे क्या बचा 5 इंटू 2 10, यानी कि 1000 जूल। बुलेट के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली 1000 जूल। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब बुलेट बाहर निकलती है ना, तो द बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 10% ऑफ इनिशियल। 10% का मतलब होता है 10/100 ऑफ इनिशियल कितनी 1000। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 100 जूल, 100 जूल, 0 0, 100 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 100 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 100 जूल। आपको पूछा क्या, व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। यहां पे बुलेट की फाइनल वेलोसिटी बतानी है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जब आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाल सकते क्या, बहुत इजी है। बोला सर कैसे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 mv फाइनल स्क्वायर इक्वल टू 100 जूल। बच्चों ने बोला ओके सर। मास पता है बुलेट का, बोला यस, 1/2 इंटू मास कितना है 50/1000, 50/1000 kg इंटू v फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू 100। आ जाओ फटाफट फटाफट आ जाओ। देखो अब ये वाली चीज उस साइड भेज दो, तो v फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू 100, v फाइनल यही रखो, नीचे वाला ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, 100 इंटू 1000 इंटू 2 डिवाइड बाय 50, डिवाइड बाय क्या 50। देखो 50 से 100 काट के 2 बच गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और ये हो गया 1000। 1000 को 100 इंटू 10 लिख सकता हूं, क्योंकि v फाइनल का स्क्वायर मेरे को रूट निकालना है, तो v फाइनल हो जाएगा रूट ऑफ 4 का रूट कितना 2, 100 का रूट कितना 10, तो ये आ गया 20 रूट 10 मीटर पर सेकेंड।
आंसर आया नहीं आया? मैंने देखो गणित कैसे आसानी से सॉल्व कर दी। ऊपर था कितना 1000, उसको मैंने 100 इंटू 10 लिख लिया। 100 इंटू 10 1000 होता है, तो 100 का रूट कितना आता है 10 आता है, और 4 का कितना आता है 2 आता है, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 रूट 10। ठीक है, तो फाइनल स्पीड पता चल गई। कौन सी स्पीड पता चल गई? फाइनल स्पीड पता चल गई। तो ये नोट कर लो, बहुत इजी है। इसमें ये भी पूछा जा सकता था कि 2 सेंटीमीटर को क्रॉस करके गया ना 2 सेंटीमीटर, तो देखो यहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी और यहां पे काइनेटिक एनर्जी कम हुई ना, तो बोलता कि यहां पे कोई ना कोई फ्रिक्शन लगा होगा, बुलेट आगे जाना चाहेगी लेकिन लकड़ी इसको रोकना चाहेगी, तो वर्क डन बाय अपोजिंग फोर्स कितना होगा? इस अंदर वाले फोर्स ने अपोज किया होगा ना, तो वर्क डन बाय अपोजिंग फोर्स कितना होगा? तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? यस और नो? बोला यस। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 100 जूल, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1000। वो सॉल्व किया था ना 1000 आया था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल कितनी आई थी 1000, तो ये कितना आ जाता -900। तो वर्क डन बाय अपोज फोर्स -900 जूल हो सकता था। ये आंसर भी लाया जा सकता है अगर ये सवाल थोड़ा इजी है। एनसीईआरटी थोड़े इजी पूछती है, जेई में और नीट में सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं। आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर ऐसे ही दिया है, ओके। आगे बढ़ते, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अगला वाला एग्जांपल 6.5, ये इंपॉर्टेंट है। 6.5 टेस्ट में पूछूंगा, 6.5 टेस्ट में पूछा जाएगा, 6.5 टेस्ट में पूछा जाएगा। ए वुमेन पुशेज ए ट्रंक ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज ए रफ सरफेस, मतलब फ्रिक्शन लगेगा, एंड शी अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। Thereafter she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 50 न्यूटन। पहले वो 100 न्यूटन 10 मीटर तक कांस्टेंट लगाती है, 10 मीटर तक 100 न्यूटन। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना रहा हूं, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का एरिया वर्क डन देता है। अरे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, इसका मतलब एफ डी एक्स फोर्स और एक्स की ग्राफ का एरिया वर्क देता है। क्या देता है? वर्क। ओके सर। बोला कि 100 न्यूटन 10 मीटर तक लगाती है, 100 न्यूटन कांस्टेंट 10 मीटर तक। कहां तक? 10 मीटर तक। ओके, ये मीटर में ले लेता हूं, तो ये समझ जाओ 10 मीटर है, 10 क्या है? मीटर, और फोर्स न्यूटन है। उसके बाद वो थक जाती है और धीरे 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 वो क्या करती है 10 मीटर तक 50 न्यूटन लगाती है। ऐसा प्रोग्रेसिवली, मतलब धीरे धीरे थकती है, एकदम नहीं कि 10 न्यूटन चला मतलब 50 न्यूटन चला गया, मतलब ये फाइनली कितना हो जाएगा इसका 50 न्यूटन फोर्स न्यूटन में। ओके, और ये फाइनल कितना हो 20 मीटर। अब एक चीज समझना, the total distance through which the trunk has been moved is 20 मीटर। ट्रंक 0 से लगाकर 20 मीटर तक चला। कहां तक चला? 20 मीटर तक चला। ओके, आगे क्या बोल रहा है? प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है, इन्होंने बोल दिया फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना है? 50 न्यूटन। तो फ्रिक्शन हमेशा पीछे लगेगा ना। अरे अगर एक लेडी है, इसको धक्का दे रही है, इसको धक्का दे रही है, ठीक है, इसको धक्का दिया जा रही है, तो ये आगे चलेगा ब्लॉक, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या चाहता है? ये ब्लॉक आगे नहीं जाना चाहिए, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे। और वो इन्होंने दे रखा 50 न्यूटन। कितना न्यूटन? 50 न्यूटन। तो पीछे की तरफ लगेगा, मतलब नेगेटिव। फ्रिक्शन किधर लगेगा? नेगेटिव। आगे वाले को पॉजिटिव, तो पीछे वाला नेगेटिव, तो फ्रिक्शन यहां आ जाएगा।
दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, और वो 50 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? 50 न्यूटन, माइनस का 50 न्यूटन, इसलिए ग्राफ ओरिजिन से नीचे, ओरिजिन से नीचे -50 न्यूटन। ओके, और ये लाइन कांस्टेंट रहेगी 20 मीटर तक। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज लगेगा, क्योंकि कहीं पे भी इन्होंने स्मूथ नहीं बोला। Which is 20, calculate the work done by the two forces over 20 मीटर। मतलब यहां से यहां तक इस अप्लाइड फोर्स और दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, दोनों फोर्स का वर्क डन निकालना है। तो फटाफट फटाफट सॉल्व करो। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना होगा? इस ग्राफ का एरिया, ये वाला एरिया प्लस ये वाला। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये वाला एरिया कैसे निकाल दोगे? ये वाला एरिया तो बहुत आसान है। देखो 100 ऊपर लग रहा और 10 इधर आया, ये 100 और ये 10 एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 100 इंटू 10 प्लस, यहां पे यहां एक काम करो, एक तो इस छोटे से ट्रायंगल का निकाल लो और एक नीचे एक रेक्टेंगल बन रहा है उसका निकाल लो। तो कैसे किया जा सकता है? इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये वाला एरिया निकाल दो प्लस ये छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। तो छोटे वाला ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है? बेस है 10 मीटर, 10 से 20 का बीच का गैप कितना? 10 इंटू हाइट कितनी इस ट्रायंगल की? यहां से यहां तक की 50 और 100 के बीच का गैप कितना? 50 प्लस ये वाला गैप कितना है? 10 और हाइट कितनी? 50। नीचे वाला का एरिया निकाल रहा हूं इस बड़े वाले रेक्टेंगल का, तो 10 इंटू 50। क्या सबको विजिबल है? 10 इंटू 50 सबको विजिबल है? यस। तो अब सॉल्व कर दो। 100 इंटू 10 1000, और ये वाला कितना हो जाएगा? 5 25 250 प्लस ये कितना हो जाएगा? 5 500, तो ये आ जाएगा 1750 जूल, 1750 जूल, 1750 जूल। ओके, ये आया वर्क डन बाय अप्लाई फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालो। वर्क डन बाय WD का मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगता है मतलब नेगेटिव फोर्स, नीचे वाला एरिया नेगेटिव हुआ, तो दिस इज कितना? 50, चलता कितना है? 20 तक, तो -50 इंटू 20, आंसर कितना आ गया? -1000 जूल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन -1000 जूल। माइनस क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और 20 मीटर आगे चल रहा है, ट्रंक को किधर चला जाएगा? आगे चला जाएगा, इसीलिए आंसर आ जाएगा -1 कितना आया? -1000 जूल। ओके, आगे बढ़ते 6.6 पे जाते हैं। कहां पे जाते हैं? 6.6 नोट कर लो। 6.6 पे आ जाओ। 6.6 ये बहुत प्यारा इक्वेशन है। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंटर ए रफ पेच रेंजिंग फ्रॉम x बराबर 0.1 टू x बराबर 2.01। ओके, एक ब्लॉक है m मास का, ऐसा समझो m मास का ब्लॉक है, वो रफ पेच में, पहले जहां भी रफ होगा ना वहां पर फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा और स्पीड डिक्रीज करवाएगा। ये m मास का है और m इक्वल टू कितना दे रखा है? 1 kg। m इक्वल टू कितना दे रहा है? 1 kg। इनिशियल स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। इसका u दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड। और समझो कि x बराबर 0.1 से लगाकर, x बराबर 0.1 से लगाकर x बराबर 2.1 या 2.01, 2.01 दे रखा है इन्होंने, कोई नहीं 2.01 दे लो। 2.01 तक फ्रिक्शन लगता है। क्या लगता है? फ्रिक्शन इन्होंने रफ बोला है, रफ पेच रेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस। द रिटार्डिंग फोर्स इज F। रिटार्डिंग का मतलब समझो, रिटार्डिंग मोशन का अपोज करना,
पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है तो पीछे की तरफ रिटार्डिंग फोर्स F लगेगा, पीछे की तरफ रिटार्डिंग फोर्स कितना लगेगा, F लगेगा। On the block this range is inversely proportional to x over this range। इन्होंने बोल रखा है कि ये रेजिस्टिव फोर्स है ना Fr, R का मतलब रेजिस्टिव फोर्स इज माइनस K by x, ऐसा इन्होंने रिलेशन दे रखा है। फॉर का मतलब ऐसा बोल रखा है कि x 2.01 से पहले और 0.1 से आगे, 0.1 से आगे और यहां तक ऐसा फोर्स लगता है, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन एंड x ग्रेटर देन, इससे पहले फोर्स 0 है और इसके बाद भी फोर्स 0 है, मतलब इसके बीच में फोर्स लग रहा है, यहां से यहां तक फोर्स है वो लग रहा है, इसके आगे फोर्स 0 है, इसके पीछे फोर्स 0 है। x ग्रेटर देन 2.01 का मतलब क्या, इसके आगे कोई फोर्स नहीं है और इसके पीछे भी कोई फोर्स नहीं है। देखो इन्होंने लिख रखा है फोर्स इक्वल टू 0, रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू 0 फॉर x less than 0.1 and x greater than 2.01। 2.01 से आगे कोई फोर्स नहीं और इससे पीछे कोई फोर्स नहीं, बस फोर्स इतने जोन में लग रहा है, यहां तक फोर्स लग रहा है इस डिस्टेंस तक, ओके। और वो फोर्स ऐसे वेरी करता है, दिस इज अ वेरिएबल फोर्स, क्योंकि जैसे x बदलोगे फोर्स बदल जाएगा। अगर x चेंज करोगे, यहां 1 करोगे तो फोर्स आएगा माइनस के, यहां 2 करोगे तो फोर्स आएगा माइनस के बाई 2, मतलब फोर्स चेंज हो रहा है। ओके 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 ओके, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। वेयर के 0.5 जूल, आपको के कांस्टेंट है, के की वैल्यू दे रखी इन्होंने, ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, के 0.5 कोई कांस्टेंट है, 0.5 जूल के दे रखा है, क्या दे रखा है, के दे रखा है, ओके। what is the final kinetic energy and speed of the block as it crosses this page। इस पेज को यहां से लगाकर यहां तक कोई पेज बना हुआ है, रफ पेज, ये वाला कैसा पेज है, रफ पेज। इस पेज को कवर करने के बाद इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और फाइनल स्पीड क्या होगी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दो तो स्पीड तो मिल जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दो तो स्पीड तो मिल जाएगी। चलिए कैसे निकालते हैं, आगे बढ़ते आ जाओ, ये चीज मैं रफ करता हूं। F इक्वल टू आपको दे रखा माइनस K बाई एक्स, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Fr इंटू dx। बच्चे ने बोला यस, ऐसा सर कर सकते हो। कहा Fr डॉट dx, Fr किधर लग रहा है, पीछे, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट में cos 180 डिग्री आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब Fr डॉट dx आ रहा है, Fr पीछे और dx आगे, और Fr दे रखा माइनस K बाय एक्स, तो ये आ गया माइनस K बाय एक्स dx का इंटीग्रेशन। x ये कहां तक लगता है, 0.1 से लगाकर 2.01 तक। अच्छा, तो माइनस K बार आ गया, 1 अपॉन x का मतलब होता है ln x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, याद रखना 1 अपॉन x, K बार आ गया कांस्टेंट है, 1 अपॉन x का होता है ln x, ठीक है। लोअर लिमिट 0.1, अपर लिमिट 2.01, तो यहां से वर्क डन आ जाएगा माइनस K का मतलब क्या, 0.5 दे रखा है K की वैल्यू इनटू ln 2.01 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln 0.1। पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है ln x माइनस ln y, फटाफट ये चीज देख लो, ये प्रॉपर्टी याद रखना, ln y माइनस ln x को ऐसे लिखा जाता है ln y बाय x। क्या ये प्रॉपर्टी याद रहेगी नहीं रहेगी, फटाक से सारे बच्चे ये चीज नोट कर लो, ln y माइनस ln x इक्वल टू ln y बाय x। बच्चे ने बोला ओके सर, यहां आ जाओ, वर्क डन कितना आता, वर्क डन इक्वल टू माइनस 0.5 ln 2.01 डिवाइड बाय 0.1। और इसमें देखो इस पॉइंट को हटाना है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करोगे, इस पॉइंट को हटाने के लिए देखो इस पॉइंट को हटाना है तो यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा माइनस 0.5 इंटू ln
20.1। ln 20.1 की वैल्यू टेबल से निकाली गई और वो आई आपके पास कितनी इन्होंने दे रखी है, फटाक से इन्होंने दे रखी है, इन्होंने दे रखी है, इसको सॉल्व करने पर ये आती है आपकी 3, यानी कि 0.5 इंटू 3, ये वाली अप्रोक्सीमेट कितनी आती है 3, तो ये आ जाता -1.5। वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, इतना जूल आ गया, -1.5 जूल आ गया, -1.5 जूल आ गया। देखो ये चीज आ गई, ये चीज सबको समझ में आई, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स Fr.dx, और Fr खुद नेगेटिव है तो -k/x इंटू dx। लिमिट लगा ली 0.1 से 2.01 तक, क्योंकि ये फोर्स यहां से यहां तक लगता है, इसलिए लिमिट ऐसे लगाई। बच्चे ने बोला ओके सर ये आया -1.5 जूल, सर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। बोला कैसे सर? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोला वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ओनली फ्रिक्शन लग रहा है तो -1.5 इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको, के फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 m कितना 1 kg, 1/2 m u स्क्वायर, u कितना 2 का स्क्वायर, 2 से 2 गया, पीछे कितना बचा माइनस का 2, माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इधर -2 है, इस साइड आ जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, तो 2 - 1.5, 2 में से 1.5 गया तो 0.5, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई 0.5 जूल। क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई? आप फाइनल स्पीड निकाल सकते हो? बोला यस। कैसे? काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू 1/2 m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर। अरे यही तो होगा यहां पे फाइनल स्पीड vf इक्वल टू कितनी है 0.5, 0.5 0.5 का मतलब होता 1/2, 1/2 से 1/2 गया, अरे 0.5 को 1/2 लिख सकता हूं, 0.5 मतलब आधा ना, तो 1/2 से 1/2 गया, m कितना 1, तो v फाइनल का स्क्वायर आ गया 1, तो फाइनल स्पीड आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। अरे रूट लो, 1 का रूट कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 होता है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। देख लो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। यहां पे आप ln से मत डरना, ये वाली वैल्यू आपको सवाल में दे रखी होगी, ln 20.1 दे रखी होगी, किताब में कुछ ऐसा लिख रखा है। सर log और ln में क्या फर्क होता है? ln कब लिखते हैं और log कब लिखते हैं? दो चीज देखी होगी आपने, एक तो log देखा होगा और एक ln देखा होगा। अब देखो गणित में समझो, log का मतलब होता है बेस 10, यहां पे बेस कितना 10, और ln का मतलब होता है यहां पे बेस e होता है 2.71, e कांस्टेंट होता है, जैसे यहां 10 है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.7, तो इसका मतलब होता है ln और इसका मतलब होता है log का मतलब होता है बेस 10 और ln का मतलब होता है बेस e। ln का मतलब होता है बेस e, ln का मतलब log बेस e। समझ में आया नहीं? ln की मीनिंग होती है log बेस e, और log लिख रखा हो, सिंपल log लिख रखा हो, कुछ नहीं सिंपल log, उसका मतलब बेस कितना 10। अब क्लियर हुआ होगा कि ln का मतलब होता है log बेस e और log का मतलब होता है log बेस 10। कुछ समझ में आया नहीं है? यस और नो? तो ये log के बारे में मैंने पहले आपको आइडिया दे चुका हूं जब बेसिक मैथ्स पढ़ाई थी, और टेंशन मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ सीख जाओगे log वॉग क्या होता है। मैं फिर से सिखा दूं कि log और ln को कन्वर्ट कैसे करते हैं। जब कभी आपका s देखा ln x, तो इसको log x में ऐसे कन्वर्ट करते हैं 2.303। केमिस्ट्री में भी काम आएगा ये चीज, log x। ln का मतलब क्या?
लॉग ई, और लॉग सिंपली का मतलब क्या है, यहाँ बेस 10 है, यहाँ पे बेस कितना है 10 है, x कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी क्या हो सकता है नंबर हो सकता है। अब मैं कुछ वैल्यू याद करवाता हूं, लॉग बेस 10 और यहाँ पे भी 10, सोचो 10 की कितनी पावर करूं कि 10 आए, 1, तो आंसर आ जाएगा 1। लॉग 10 1, तो इसका आंसर आएगा 0। 10 की कितनी पावर करो कोई 1 आए, 0। क्या समझ में आया नहीं आया? इस तरीके से log 10 2, 10 की कितनी पावर करूं कि आंसर 2 आए, तो आंसर आएगा 0.30। क्या समझ में आया नहीं आया? इसी तरीके से log 10, ये वैल्यू कुछ याद रख लेनी है आपको, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.48। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। log 0.3 किसकी होती है, log 2 की, log 3 की 0.48। तो ये सब याद होना चाहिए, ये सब क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते 6.7 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.7, ये 6.7 में कल पढ़ाऊंगा। 6.7 में इसको क्वेश्चन नहीं समझूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो आज अपन ने कर लिया अपन 6.3 से 6.6 तक, तो सारे क्वेश्चन आने चाहिए आपको, डरना बिल्कुल भी नहीं है। बार बार कॉन्सेप्ट को याद करो। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, मैं बताऊं, फिजिक्स में क्वेश्चन खूब बन सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट लिमिटेड है। आप कॉन्सेप्ट सीखो, आप क्वेश्चनों के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उसको क्वेश्चन में अप्लाई करो। तो कॉन्सेप्ट क्या क्या सीखा है, सबसे पहले वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ऐसे करना, डॉट का मतलब कॉस थीटा आएगा, मतलब फोर्स डी कॉस थीटा। अगर फोर्स वेरिएबल है, ये फोर्स कैसा था, कांस्टेंट, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन इजी है। अगर वर्क डन निकालना है वेरिएबल फोर्स का, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। अगर ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल है, तो ये चीजें याद रखो। अगर आपको ग्राफ दे रखा है कभी एफ और एक्स का, एफ और एक्स का ग्राफ दे रखा है, फोर्स और एक्स का, तो उस ग्राफ के नीचे का एरिया, उस ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देगा, वर्क डन। क्या देगा, वर्क डन। और ये वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। सोचो अगर ग्राफ नीचे होता, अगर ये ग्राफ नीचे होता, समझो एफ और एक्स का ग्राफ ऐसे नीचे होता, ऐसे, तो ये वाला एरिया क्या देगा, नेगेटिव वर्क डन, और ऊपर वाला एरिया क्या देगा, पॉजिटिव वर्क डन। ये चीजें दिमाग में रखो कि फोर्स और एक्स का ग्राफ दे रखा है, ये भी फोर्स और एक्स का ही है, लेकिन नीचे वाला नेगेटिव एरिया तो नेगेटिव वर्क डन, ऊपर वाला पॉजिटिव एरिया तो पॉजिटिव वर्क डन। ये चीजें दिमाग में रखना, ये चीजें दिमाग में रखना। आगे बढ़ते वर्क डन के बाद काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv²। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसकी यूनिट भी जूल, इसकी यूनिट भी जूल, वर्क की यूनिट भी जूल, काइनेटिक एनर्जी की भी जूल। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टोर्ड एनर्जी। कैसे एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है, और समझो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल, मैं पहले लिख रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो होती है mgh। इसकी यूनिट भी क्या, जूल। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की 1/2 kx², ये है स्प्रिंग की पोटेंशियल 1/2 kx², इसकी भी होगी जूल, क्योंकि एनर्जी है ना। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के लिए ऐसा है। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन, F = -du/dx। ये रिलेशन याद रखना, F = -du/dx। ये रिलेशन याद रखो, F = -du/dx, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, ये फटाफट क्विक रिवीजन है। वर्क एनर्जी थ्योरम WET, कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, WD बाय ऑल फोर्सेस, ये फॉर्मूला बहुत खतरनाक है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये याद रखना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब रहेगी, जब
वर्क डन किसका हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली का हो, ओनली सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हो, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन सिर्फ और सिर्फ पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता। जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, सिर्फ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, कोई भी पाथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नो एग्जांपल, ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेन 12th में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये चीजें दिमाग में रखा करो। तो टोटल एनर्जी ऐसे लिखी जाएगी, तो बस खत्म, ये चीजें लिख लो। वर्क डन में चेंज का मतलब होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीजें दिमाग में रखो। इतना ही पढ़ा है, अब बचा है सिर्फ पावर। क्या बचा है, पावर। नेक्स्ट क्लास में पावर भी पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में क्या बताना है, पावर। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पावर पढ़ेंगे।